Class 9. Let's start the chapter. Economics chapter 1 we are discussing about. In the last class what we have discussed, just we will today going to again revise it and then move to the new topic. Okay. So the additional information which we have done about on that day in the last video, in which we have seen that the land area, the area that cultivate under on that Palampur. So how many land has been cultivated, since this is a chart through which we can get the information that how many area has been cultivated in 51, 90, then 2001, 2015. So these are the area. Okay. Then number 2. Again, based on that chart what we have seen in the last, that graph has been made. Then move toward the next topic, next subtop, that was importance, how can we increase crops production within the same land area. तो what we have seen that we cannot stretch the land, हम जो है ज़मीन को खींच के बड़ा तो नहीं कर सकते, फिर जितना है वो उतना ही रह सकता है, तो फिर हम इसको जब बड़ा नहीं कर सकते तो प्रोडक्शंस को कैसे बड़ा करें. तो दे आर सम बेसिक नीड्स जिसको अगर हम ध्यान में रखेंगे इस बेसिक चीज़ों को, और उस पर अगर हम एग्रीकल्चर करेंगे तो थोड़ा हमारा प्रोडक्शन जो है वो अच्छे से इंक्रीज़ हो सकता है. तो यहाँ पे क्या बताया गया कि नॉट स्ट्रेच द लैंड नेसेसरी, वो हम नहीं कर सकते. प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए. यहाँ पर क्या बताया हमने कि हम पहला जो है इरिगेशन को देखेंगे. तो हम इरिगेशन मतलब अगर हम जिस ज़मीन में अगर हम लोग मानसून पे वेट कर रहे थे, मानसून मतलब बारिश है ना, बारिश में वेट करने के बाद इसमें जो भी क्रॉप्स लगाएंगे वो होगा. तो सोच लो अगर बारिश नहीं हुई तो ज़मीन में क्रॉप्स अच्छा नहीं हो पाएगा. तो इज़ बेटर हम इरिगेशन करें. इरिगेशन जहाँ पे हम पानी खुद उनको दें, थ्रू द वेल ऑफ कैनल है, ट्यूबवेल्स है, इस तरह से उसको हम पानी प्रोवाइड्स करें. तो अगर हम पानी करेंगे, उनको पानी देंगे और मानसून पे डिपेंड नहीं रहेंगे, तो वे कैन ईज़िली ग्रो द क्रॉप्स. एंड उसको अगर प्रॉपरली क्रॉप्स को ग्रो करेंगे, इरिगेशन में देंगे, तो बेटर क्रॉप्स ग्रो होगा. तो हमारा प्रोडक्शन कहीं ना कहीं इंक्रीज़ करता है, कहीं ना कहीं वो ख़राब नहीं होगा, वो अच्छा होगा. लेकिन अगर पानी नहीं मिलता है तब वो थोड़ा प्रॉब्लम करता है, तभी इंक्रीज़ नहीं होता है. फिर इसमें एक और चीज़ क्या डाला गया कि हम सेम प्लॉट में एक साथ 2-3 अगर क्रॉप्स लगाते हैं, मतलब एक प्लॉट पे अगर हाफ में अपने अगर राइस या वीट लगाया, हाफ में अपने पोटैटो लगा लिया, किसी में वेजिटेबल्स लगा लिया, तो इसी तरह से इससे क्या होता है, उसकी जो है क्वालिटी भी अच्छी होती है, सॉइल्स की अच्छी हो जाती है, और इस तरह से प्रोडक्शन थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिफ़र करता है. तो इसी तरह से ये सेकंड हो गया. तीसरा हमने पढ़ा था कि इन 1960 हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने हमें एक सीड दी थी, HYV सीड, दैट इज़ हाई यील्ड वैरायटी. ये सीड्स दी थी. इससे क्या होता है, प्रोडक्शन जो होता है 4 गुना 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि ये हाइब्रिड्स है. हम पहले जो यूज़ करते थे वो ट्रेडिशनल ठीक है, वो ट्रेडिशनल था. लेकिन ये जो हाइब्रिड्स है HYV सीड्स जो है, ये 4 गुना बढ़ा देती है. तो इससे ये चीज़ें शुरुआत हो गई. और उस समय तो ये इंक्रीजमेंट जो हुआ, तो उस चीज़ों को उन्होंने नाम दिया था ग्रीन रिवॉल्यूशंस, क्योंकि इसका प्रोडक्शन जो था वो बढ़ गया था, प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गया था. इसके लिए उन्होंने उनका नाम दिया था ग्रीन रिवॉल्यूशंस. ठीक है. फिर यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड, अगर हम लोग मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज़ करते, जैसे ट्रैक्टर्स यूज़ करते हैं सोइंग हार्वेस्टिंग्स के लिए भी, अगर हम लोग वो चीज़ें ट्रेडिशनल को यूज़ नहीं करके मॉडर्न मशीन यूज़ करते, इरिगेशन फैसिलिटी यूज़ करते हैं, HIV सीड्स यूज़ करते हैं, साथ साथ उसमें फर्टिलाइज़र यूज़ करते, इंसेक्टिसाइड्स लगाते हैं, ना न्यूट्रिएंट देते हैं. तो मतलब ये सब चीज़ें जो हम उसके अंदर डाल रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं फार्म के अंदर, तो इसमें पैसे खर्च होते बहुत ज़्यादा. तो ये चीज़ें जो जिससे हमारा रिज़ल्ट क्या निकलेगा, रिज़ल्ट ये निकलेगा कि रिज़ल्ट है 4 टाइम्स इंक्रीज़ प्रोडक्शन. हमारा प्रोडक्शन जो वो 4 टाइम बढ़ जाएगा. फिर हमने क्या देखा, इसमें से एक चीज़ अब आती है कि जो हमने HYV सीड्स यूज़ की, HYV सीड्स जो यूज़ की है बेटा, इससे नेगेटिव चीज़ें भी आ रही, पॉजिटिव भी आ रही. तो आगे हम पॉजिटिव देखते. पॉजिटिव में क्या कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया, हमने यूज़ किया, हमारा जो प्रोडक्शन था पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गया. मतलब किसी के प्लॉट में 100 टन अनाज हो रहा था, अब वो 400 टन मान लो
अनाज हो रही है, उसकी क्रॉप्स हो रही है। तो इस तरह से उनकी जो है इंक्रीजमेंट है प्रोडक्शंस, पल्सेस सब कुछ अच्छा हो गया, जल्दी हो रहा, फास्ट ग्रो कर रहा है, इरीगेशन दे रहे, तो कोई मतलब डिस्ट्रक्शन उतना नहीं, बर्बाद नहीं हो रहा है। लेकिन वहीं पर नेगेटिव चीज़ भी बहुत ज़्यादा आ गई, क्योंकि हमने क्या देखा, प्रॉब्लम्स क्या हो गए इसके नेगेटिव्स में। सबसे पहले देखो नेगेटिव में यहाँ पे पॉइंट वाइज दिया है, नेगेटिव में क्या आया। पहला हमारा नेगेटिव में है कि सबसे पहले इस चीज़ों को ख़रीदने के लिए सबसे बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। HYV सीड्स ये कॉस्टली होता है, ये कॉस्टली है, महंगा है। इसका मतलब फिर हमें इरिगेशन के लिए पैसा चाहिए, पानी जो भी इसकी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, ठीक है। फिर मशीन चाहिए, तो ये सब चीज़ों के लिए फिर उसमें हमने पेस्टिसाइड लगाया था, फर्टिलाइज़र लगाया था, इस सभी चीज़ों में पैसा खर्च होता है बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए कहा रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज सम्स ऑफ मनी। दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल। अगर यहाँ पे हमने शुरुआत क्यों बोला गया, क्योंकि जो स्मॉल फार्मर्स थे या फिर जो जिसके पास ज़मीन है ही थी नहीं, पुअर पीपल थे, वो लोग जो थे लेबर, एज अ लेबर काम कर रहे थे किसी और के ज़मीन में। अब वो लोग ने क्या किया, ज़मीन के लिए मशीन परचेज़ कर ली, तो वो मशीन के थ्रू काम कराएंगे। तो बेचारे जो थे, जो लेबर्स थे, वो क्या हो गए, बेरोज़गार हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। तो ये चीज़ें हो गई। फिर लैंड की क्वालिटी डिग्रेडेशन, मतलब हम जो पेस्टिसाइड यूज़ करें, पेस्टिसाइड्स तो जहर है कीड़े मारने के लिए, है ना। फिर फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र जो यूज़ कर रहे हैं ये भी कहीं ना कहीं केमिकल्स है, ओवरऑल केमिकल यूज़ करें। तो सॉइल्स के ऊपर जो है, जो हम लोग क्रॉप्स ग्रो करेंगे, मान लो, फिर नीचे सॉइल्स है, तो इसके नीचे ह्यूमस होती है, ह्यूमस जो स्मॉल बैक्टीरिया होती है, ठीक है, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाती है कुदरत, मतलब नेचुरल वे से। तो ये चीज़ें जो है जिससे वो जैसे डेड बॉडीज़, अगर आप देखते हो कि डेड बॉडीज एनिमल्स की मिट्टी में, अगर उसको हम लोग दफन कर देते हैं, ढक देते हैं, पेड़ पौधे जो भी है, धीरे धीरे ये वापस से देखते हैं एक बार टॉपिक को, कि डिग्रेडेशन जो है, डिग्रेडेशन में हमने क्या देखा यहाँ पर अभी, कि वहाँ पर जो है पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र यूज़ करें, इंसेक्टिसाइड यूज़ करें, पेस्टिसाइड्स है ना। तो ये जो चीज़ें, इससे क्या होती है, सॉइल की जो फर्टिलिटी वो ख़राब हो रही है, कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें एग्रीकल्चर्स में, मान लेते जैसे मैंने कहा कि लैंड है, लैंड के ऊपर जो हमने क्रॉप्स ग्रो किए, उसके नीचे जो सॉइल है, ठीक है, सॉइल्स में ह्यूमस होता है, ह्यूमस जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, जो सॉइल्स को फर्टाइल करता है, जो उपजाऊ बनाता है। जैसे हम कोई चीज़, पेड़ पौधे और एनिमल मर जाते हैं तो मिट्टी में उसको दाब दिया जाता है, ढक दिया जाता है, फिर बाद में वो क्या होता है, वो धीरे धीरे जो उसको माइक्रोव जो है, उसको थोड़ा थोड़ा उसको कट कट करके छोटा 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 सा, तो लास्ट में वो जो है एकदम मिट्टी में मिल जाता है। तो उससे सॉइल जो होता है वो ज़्यादा क्या हो जाता है, उपजाऊ हो जाता है, फर्टाइल हो जाता है। क्या हो जाता है, फर्टाइल हो जाता है। तो इससे क्या हो गया, फर्टाइल हो गया, तो इसमें हम जो भी चीज़ें लगाएंगे वो क्या हो जाएगी, अच्छे से ग्रो होगी, ज़्यादा ग्रो होगी। लेकिन अगर हमने फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड अगर यूज़ किया, ये केमिकल्स को अगर हमने यूज़ किया, तो क्या हो जाएगा, केमिकल्स को यूज़ करने से वो ह्यूमस जो है वो मर जाएगा, ठीक है। ये अगर मर गया तो सॉइल्स की जो नेचुरल वे से जो उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो रही थी, वो क्वालिटी जो है क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, वो नीचे जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो इसी तरह से इसे कहा गया कि डिग्रेडेशन मतलब डिक्रीज़ होना, डिक्रीज़ होना। तो सॉइल की क्वालिटी जो है धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लगी। फिर हमने ये भी देखा यहाँ पर कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमल्स। पहले में क्या था, ट्रेडिशनल जो फार्मिंग होती थी, ट्रेडिशनल के अंदर, ट्रेडिशनल में जो एनिमल्स यूज़ करते थे, काओ को, बफेलो को यूज़ किया जाता था, ताकि उसका भी यूज़, जो भी एनिमल्स घर पे होती थी उसको यूज़ करते थे, बफेलो, कैमल, बुलक। लेकिन अब जो है वो मशीन यूज़ करी है, तो इस एनिमल्स का जो है लोग अब यूज़ नहीं करते, इन्हें या फिर रास्ते में छोड़ दिया जाता है, या फिर दे हैव बीन किल्ड डाउन। तो इसी तरह से इनकी भी डिस्ट्रक्शन हो रही है, एनिमल्स की भी डिस्ट्रक्शन हो रही है। तो ये चीज़ें जो है सही नहीं है। अब देखो वहाँ पे आता है लास्ट वाला नेगेटिव में, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन, कि हम अपने आप आसपास के पूरे माहौल को भी पोल्यूट करें। कैसे? जैसे यहाँ पे कहा गया कि ओल्ड मेथड जो था, पहले वाला जो था ट्रेडिशनल मेथड, वो इको फ्रेंडली था, जिसमें कोई केमिकल्स नहीं था, वो अच्छा था। लेकिन मॉडर्न फार्मिंग्स के लिए वो पॉल्यूशन कर रहा है, क्योंकि हमने क्या, केमिकल यूज़ किया है। केमिकल यूज़ किया तो वो कहीं ना कहीं पानी में, वाटर में भी जाके मिक्स होगा,
तो पानी में अगर मिक्स होगा तो पानी क्या हो गया, हमारे लिए सही नहीं रहा, वो प्योर नहीं, गंदा हो गया। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो स्पॉइल हो गया टोटली। जो हम यूज़ ड्रिंक नहीं कर सकते, उसको हम ड्रिंक नहीं ले सकते, पीने के लिए नहीं ले सकते। तो इसी तरह से ये चीज़ें जो है धीरे धीरे हमारे लैंड को तो पहले ही ख़राब किया, फिर पानी को ख़राब किया, फिर एयर इज़ ऑल्सो पॉल्यूटेड बाय यूजिंग मशीन्स एंड ऑल दिस। तो ओवरऑल बाय यूजिंग दिस केमिकल मेथड, बाय रिप्लेसिंग ऑर्गेनिक मैनुअल, जो हम लोग ने पहले यूज़ करते थे ऑर्गेनिक मैनुअल, उसको रिप्लेस करके हमने केमिकल यूज़ किया, तो जिसके कारण हमने अपने आप पूरे इन्वायरमेंट को भी पॉल्यूट कर दिया। ठीक है, फिर हमारा फिफ्थ आता है कि द लैंड डिस्ट्रीब्यूशन अमंग इंडियन फार्मर्स। हमने जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है कि ये चीज़ें, जैसे किसी के पास ज़्यादा है, अभी किसी पेरेंट्स है उसके पास 2 बच्चे हैं तो वो डिवाइड किया, उनके बाद उनके बच्चे आएंगे तो इस तरह से डिवाइड करते, तो ये धीरे धीरे जो है लैंड जो है डिस्ट्रीब्यूट होती जा रही है। तो यहाँ पर देखो क्या बताया जा रहा है, इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री, लार्ज पॉपुलेशन जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली फार्मिंग में ही इंगेज्ड है, वहीं एग्रीकल्चर से काम करते हैं। बट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्म लैंड्स, जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है ज़मीन की, जो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं वो अनइवन है, सबके पास बराबर ज़मीन नहीं है। 55% जो है एरिया जो है कंट्रोल कौन कर रहा है, 15% ऑफ लेबर, दैट इज़ फार्मर। तो 55% एरिया जो लैंड है वो 15% लेबर यूज़ कर रहे, फार्मर यूज़ कर रहे। और दूसरा क्या बताया गया, द फार्मर्स आर आइदर मीडियम और लार्ज, मीडियम या लार्ज, जिसका हैविंग क्या बोला कि जिस दोज आर हैविंग 2 हेक्टर्स, 2 हेक्टर्स या फिर उससे ज़्यादा ज़मीन है उनके पास। फिर विथ वाइल रेस्ट ऑफ द 85 जो फार्मर्स है ऑक्यूपाइंग 44% एरिया ऑफ लैंड एंड देर हैविंग एंड देर लेस देन, तो यहाँ पे हमने देखा कि देर हैविंग आइदर 2 और मोर देन 2 हेक्टर्स। और यहाँ पे जो 85 है, तो मतलब यहाँ पर जो मतलब 85 फार्मर्स जो है वो 46 ऑक्यूपाई कर रही है, 44% क्या ऑक्यूपाई कर रहा है, कल्टिवेटेड एरिया ऑफ लैंड, एंड दे हैव 2 हेक्टर्स और लेस देन, उनके पास ये ज़मीन है। तो ये चीज़ें जो है कि इतने लोग इंगेज्ड है, कितने 85, 44, और यहाँ पे 15 फार्मर्स जो है इंगेज कितने, 15% जो फार्मर्स है वो कितना, उसके पास ज़मीन 54% है। और यहाँ पे देखो उसका 85% फार्मर्स जो है, ध्यान से सुनना कि जो 15% फार्मर्स है उसके पास ज़मीन कितना ज़मीन उनके पास 55, और यहाँ पे 85 जो फार्मर्स है उनके पास 46। तो यहाँ पर जो है ये वाला लार्ज फार्मर्स जो है इनके पास कितना है ज़मीन, 2 हेक्टर्स या फिर 2 हेक्टर से ज़्यादा है। वहीं पर ये वाले जो है इनके पास ज़मीन कितना बताया गया, लेस देन 2 हेक्टर्स। तो ये जो है बहुत बड़ी चैलेंज है कि जो बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं और जिनके पास सचमुच कुछ काम नहीं है, और जो ज़्यादा इनमें इंगेज्ड है 85, उनके पास ज़मीन कम है और एरिया वाइज भी लेस देन कितना है, 2 हेक्टर्स है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है सही नहीं है। अब इसके थ्रू देखो अभी आप कि 55 जो है वो किसके पास है, 55 15%, जिसको हम बोलेंगे मीडियम या लार्ज फार्मर्स। और जो छोटे फार्मर्स है जैसे स्मॉल फार्मर्स बोलेंगे या फिर मार्जिनल, जो उससे भी नीचे है, मतलब उसके पास ज़मीन ना के बराबर मान लो, छोटी बड़ी या फिर लेबर, इनके पास जो ज़मीन है वो 44% है, और इनके पास जो थी मोर देन कितना था, 2 हेक्टर्स या फिर उससे ज़्यादा, और इनके पास कितना है, लेस देन 2 हेक्टर्स। तो सोचो कितना अंतर है दोनों में। तो इसी तरह से जो है ये बहुत बड़ा गैप है, जिसके लिए कहा गया लैंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारे इंडिया के अंदर वो अनइवन है, वो सही नहीं है। इस तरह से ये सारा हमारा क्या नेगेटिव्स है। अब जो है यहाँ पे चैप्टर जो है ओवरऑल कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये ओवरऑल लेट्स रिकॉल्स वाला है, तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन आंसर्स जो एक बार क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको व्हाट्सअप के थ्रू भेज दूँगी, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर होगा, आप अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप पढ़ें अच्छे से, इसके जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम्स है तो आप अगर चाहो तो व्हाट्सअप के थ्रू पूछ सकते हो,
लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि चैप्टर ईजी है, बार बार आपने वीडियो को देखना है तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, टिल देन टेक केयर, ओके।